नमस्कार साथियों। आज से लॉकडाउन जो प्रॉब्लम चल रही है उसके चलते आप लोगों की क्लासेस नहीं हो रही है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो क्लासेस है वो आप तक पहुँचें। इसके लिए हम कोशिश किए हैं कि आपके लिए जो सब्जेक्ट वाइज है हर फैकल्टी अपना अपना योगदान करे। मेरा एक सब्जेक्ट जो इकोनॉमी है और ख़ासकर बैंकिंग में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको लेके हम पढ़ेंगे और स्टडी करेंगे और उनसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उनसे हमको डील करना चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे और उसी कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ेंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि आपकी जो है चीज़ों को समझें, क्योंकि अभी तो कोई एडवर्टाइजमेंट आएंगे नहीं, क्योंकि लॉकडाउन चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है। तो इसी बीच हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम बहुत जल्दी हड़बड़ाते हैं कि अरे यार आज ये एग्ज़ाम हो गया, कल वो एग्ज़ाम हो गया, होने वाला है, ठीक है। तो हमारी कहीं कहीं हड़बड़ाहट में हम अपनी बहुत सारी चीज़ों को स्किप कर जाते हैं, या तो हम पूरी चीज़ सीख नहीं पाते हैं। सबसे पहले तो हमारे अंदर एक अच्छी एटीट्यूड ये होनी चाहिए कि अगर हम जो करें वो 100% करें, तो अदरवाइज हम रिकॉल करके देखिए। और दूसरी बात एक और है कि हम आज एसएससी की एग्जाम है तो हम एसएससी पढ़ने लग जाते हैं, कल आईबीपीएस के एग्जाम है तो आईबीपीएस के एग्जाम पढ़ लेते हैं, या कोई यूपीएससी की एग्जाम आया तो उसको भी हम पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें होता क्या है, हम बहुत सा ऐसा होता कहते हैं कि एक दो कश्ती में पैर रख लेना, ना हम इधर के रह पाते हैं ना उधर के, क्योंकि उसकी पढ़ाई के तरीके, उसके पूछने के तरीके अलग होते हैं। अब ये तरीकों से एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हम लोग शायद इस चीज़ में ऑब्जर्व नहीं करते, यार चलो एग्जाम में भर लेते हैं, क्वेश्चन तो एक जैसे आते हैं या करंट अफेयर तो एक जैसे आते हैं। बिल्कुल एक गलत है। हर एग्जाम का अपना एक पैटर्न है। अगर मैं किसी बच्चे को बोल दूं कि भी वो मान लीजिए किसी स्टेट बोर्ड का पढ़ाई करता है और वो सीबीएसई की स्टूडेंट है एक, या एक बच्चा आईसीएसई बोर्ड का है, तो अब इन बच्चों को बोलो कि यार तुम ऐसे स्टेट लेवल के जो बोर्ड है उस एग्जाम को पढ़ लो, तो क्या कर पाएगा? वो बोर्ड ही नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि उसका मान लीजिए सीबीएसई वाला बंदा को अगर स्टेट वाले को बोलो सीबीएसई पेपर दे दो या सीबीएसई को आईसीएसई बोर्ड को दे दो, वो पेपर ही नहीं निकाल पाएगा। क्यों? सिमिलरली हम बात करें आईबीपीएस, ठीक है, एसएससी, इन सब की अगर बात करें तो यार एक चीज है कि सबका पूछने का तरीका है, ठीक है, बोर्ड एक एग्जाम का पैटर्न, क्वेश्चन एक तरह के होते हैं, लेकिन पूछने का तरीका अलग होता है। इसीलिए कोई हर बच्चा कोई निकाल लेता है, एसएससी निकाल लेता है, आईसीएससी सीबीएसई वाले आईसीएससी बोर्ड निकाल लेता है, नहीं निकाल पाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है आपको बोर्ड को समझना कि जो एग्जाम कंडक्ट करने वाला बोर्ड है वो कैसा है। हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं बिना सोचे, क्योंकि हमारा बेस कहीं ना कहीं यहीं पे हमारी डगमगाती है, इसलिए हम बहुत कोशिश करते हैं, फिर हम बोलते हैं यार भगवान हमारे साथ अनफेयर कर रहा है, हमारा पेपर नहीं निकाल रहा है। क्यों नहीं निकाल रहा है? सबसे पहले इसका कारण तो ढूंढते, हम कारण नहीं ढूंढते और पढ़ना शुरू कर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जो एग्जाम दे रहे हैं वो कौन सा बोर्ड का है, वो बोर्ड कैसे क्वेश्चन पूछता है, उसको जानना, उसके पैटर्न को समझना, क्योंकि बिना पैटर्न समझे अगर हम क्वेश्चन डील करने जाएंगे हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले आपका पैटर्न समझना होता है, जिसको हर कोई बिल्कुल इग्नोर कर देता है। जी वो पैटर्न समझ के आगे बढ़ते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए सबसे पहले अगर आप एग्जाम अपियर होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका काम है कि उस बोर्ड को समझिए, वो बोर्ड पूछता कैसे है। अब उसके लिए करें क्या? उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं, एग्जाम्स हुए हैं, उनको आपको, मैं लाइन बोलो ध्यान से समझिएगा, उनको आपको सॉल्व नहीं करने हैं। यहीं पे हम गलती कर जाते हैं, क्योंकि सॉल्व करने हम चले जाएंगे और सॉल्व नहीं हुआ, सॉल्यूशन ढूंढने चले जाएंगे या सॉल्व करने चले जाएंगे, सबसे बड़ी हम अपने आप को डिमोरलाइज कर लेते हैं। अरे यार इतना टफ पूछता है नहीं, क्योंकि हम तो कभी इनके बोर्ड को एनालाइज ही नहीं किए हैं, उस तरह के क्वेश्चन डील नहीं किए हैं, और हम चले जाते हैं उनका सॉल्व करने या सॉल्यूशन ढूंढने, और बाद में हम सिर्फ फ्रस्ट्रेट होते हैं, यार हमसे ये क्वेश्चन क्यों नहीं बनता, बाकी लोग कैसे बना लेते हैं, हम क्यों नहीं कर पाएंगे। रीजन यही है क्योंकि आपने तरीका ही, स्टेप ही गलत रखा है। सबसे पहले आपका स्टेप इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पहला कदम आप जब क्लास से पढ़े होंगे, जो भी बैच में बैठे होंगे, आज भी बैच हमेशा से पसंद आई है, अगर आप दूसरी जगह बैठे आपको अनकंफर्टेबल लगता है, क्यों? आप वैसा ढल जाते हो। सबसे पहले आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग ढलना है, क्योंकि आपके हिसाब से एग्जाम नहीं ढलने वाला, एग्जाम जो है आपको अपने आप को ढालना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले आपको उस बोर्ड को समझना पड़ेगा, वो बोर्ड कैसे क्वेश्चन पूछता है, फिर इस बोर्ड के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन कैसे पूछता है कैसे पता चलेगा, आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर निकालने पड़ेंगे। आपको मैंने कहा इनको सॉल्व नहीं करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यही पे सबसे बड़ा मिस्टेक करते हैं आपका प्रोसेस में से, क्योंकि सबसे पहले आपका जो स्टेप है वही गलत हो गया। क्या गलत हो गया? आपने सॉल्यूशन और सॉल्व करने की कोशिश किया जो आपसे बनते नहीं है, या आपको आता भी होगा तो भी गड़बड़ है, क्योंकि उस पैटर्न के बहुत वैरायटी क्वेश्चन निकलते हैं जो हम कभी डील नहीं किए रहते हैं। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर को आपको देखें और उसके आगे बढ़े। अब इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो अब प्रीवियस ईयर पेपर में कितना देखें, ये भी क्वेश्चंस आएंगे कि भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कितना देखना चाहिए।
ठीक है। तो सब एक एक करके पॉइंट चलते हैं। सबसे पहले क्या तरीका बताया आपको, पहले सबसे पहले आप अपना बोर्ड आइडेंटिफाई करें। बोर्ड मतलब कि भाई कौन सा एग्जाम लेने वाला कंडक्ट कौन करता है। जैसे बैंकिंग एग्जाम है, बैंकिंग एग्जाम IBPS कंडक्ट करता है। अगर SSC की बात करूं, ठीक है, दूसरा एक बोर्ड है आपका, बोर्ड में बात करें, एक है RDPS हो गया, एक हो गया आपका SSC हो गया, एक हो गया आपका PSC है। अब PSC में स्टेट का भी PSC है और सेंट्रल का भी PSC है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे अपने अपने डिपार्टमेंट होते हैं, अपने अपने एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, उनके पैटर्न इनको समझना जरूरी है। बिना इनके समझे अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वो पूछने के तरीके, लेआउट सब कुछ अलग होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आपका है बोर्ड को समझिए। अगर बोर्ड नहीं समझिए और तैयारी करना शुरू करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तैयारी कैसे करनी है, इनके पुराने पेपर आप सेलेक्ट करिए, कि इससे एक फायदा जरूर मिलता है। एक तो आपको सबसे पहले रैंडम पता चलेगा कि लास्ट 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर कितने पैटर्न में चेंज हुए हैं और पैटर्न किस तरीके से चेंज हो रहा है। क्योंकि अगर आप ये चेंजेस पे ध्यान नहीं दोगे तो हम सही तरीके से नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों, हमने तैयारी किया, मान लीजिए हम करंट ईयर 3rd ईयर पे हम आए हैं और हमने इस साल का पेपर देखा है, लेकिन इस बीच 2 साल के डिफरेंस हो गए हैं। इस 2 साल में आप देखेंगे पैटर्न चेंज हो गए। हमने ये पैटर्न चेंज को देखा नहीं और हम प्रिपेयर, दैट मीन्स हमारा लैक हो गया। अगर हम इस लैक हो गया, इसको हम कैसे निकालें? इसको निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको 2-3 सालों के पेपर देखने पड़ेंगे। क्यों देखने पड़ेंगे, आपको समझा दिया हूं, क्योंकि पैटर्न अगर आपने गौर नहीं किया और बिना पैटर्न समझे कब कौन सा क्वेश्चन कैसे बदले हैं, कौन से सेक्शन में कैसे चीजें बदल गई है। हमारे स्टेट लेवल की ले लीजिए, छत्तीसगढ़ के ही जो SSC होते, आपका छत्तीसगढ़ के व्यापक जो एग्जाम्स होते हैं उसके पैटर्न पहले बहुत अलग थे। अभी लगभग अगर देखें तो जो खासकर एप्टीट्यूड है या उसके जनरल स्टडी के जो है जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस हैं उसमें देखेंगे करंट अफेयर मैक्सिमम हो गई है, या हमारे स्टेट के PSC में देखेंगे करंट अफेयर मैक्सिमम हो गई है। तो ये जो करंट अफेयर है कहीं ना कहीं पहले होते थे जनरल नॉलेज, अब आ गए जनरल अवेयरनेस। तो अब देखिए कहां से कहां पैटर्न बदलेगा। अगर हम उसी पैटर्न पे चले, लास्ट 1-2 साल का देख लीजिए कितने आपके जीके के क्वेश्चन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी से हैं, देखेंगे आप पाएंगे करंट अफेयर के क्वेश्चन मैक्सिमम। दैट मींस आपको पेपर एनालाइज करने पड़ेंगे। उसी तरह IBPS के अगर हम पैटर्न की बात करें उसमें भी बहुत चेंजेस है। शुरुआत बहुत पहले आप याद होगा, पहले होते थे आपका ऑफलाइन पेपर। ऑफलाइन पेपर जो होते थे वो आप ध्यान होगा कि ऑफलाइन जो होते थे बहुत, हर बैंक इंडिविजुअल निकालता था। फिर ऑफलाइन जो हुआ वो CWE कॉमन रिटर्न एग्जाम निकाला IBPS ने। फिर हमने देखा इसमें ऑनलाइन आया, फिर ऑनलाइन आया, फिर उसमें सिर्फ मेंस एक ही होता था, उसमें प्री मेंस का नहीं था। अब देखते हैं इसमें प्री हो गया है, इस फिर मेंस होता है, चाहे कोई भी ऑफिसर लेवल का हो या क्लर्कल लेवल का एग्जाम हो, फिर प्री होता है, फिर उसके बाद मेंस होता है। पहले इसके क्वेश्चन बहुत अलग होते थे, आज इतने क्वेश्चन से रैंडम चेंजेस है। पहले हम एक सिंपल सा सिलेबस पढ़ते थे, सिलेबस में देता था स्टेटमेंट, हमको कंक्लूजन निकालने होते। आज देखिएगा उल्टा होता है, आपको स्टेटमेंट में कंक्लूजन लिख देता है, स्टेटमेंट फाइंड। दैट मींस हमको रैंडम चेंजेस हैं। वही बात बोल रहे हैं कि सबसे पहले गलती आपका स्टेप में था। इस स्टेप को संभालिए पहले, आपका पहला कदम बड़े इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो हम हमेशा इग्नोर करते हैं बच्चे। ये स्टेप को जब तक आप सही नहीं रखोगे आप अच्छे से सीख नहीं पाओगे। तो हमारा सबसे पहला काम है बोर्ड आइडेंटिफाई करना। बोर्ड आइडेंटिफाई भी मतलब दैट मींस हम कौन सा एग्जाम अपियर होना चाहते हैं। अगर वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, रैंडम कभी ये बोर्ड कभी वो बोर्ड, आपको दिखाया एग्जांपल, मैं CBSE बोलूं ICSE बोर्ड नहीं निकाल पाएगा, ICSE बोलूं इनके, क्योंकि वो उस लेवल की पढ़ाई नहीं किया है, उस बोर्ड की पढ़ाई नहीं किया है। हालांकि वो 12 पढ़ा, चीजें वो भी सेम पढ़ा होगा, पर निकालने में तकलीफ हो जाएगी उसका स्कोर। क्योंकि हर एक तरह का एग्जाम जो होती है एक तरह का हम कहते हैं वॉर है। आप वॉर मतलब आपको कई कैंडिडेट्स को आगे पीछे उनके साथ अच्छे नंबर लाने होते हैं। दैट मीन्स अगर कंपटीशन की फीलिंग नहीं होगी आप ये वॉर कैसे जीत पाएंगे। इसको आप वॉर समझिए, आपको वॉर समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज आप ये आइडेंटिफाई नहीं करेंगे और सही चीजें। तब यहाँ पे वॉर अगर समझेंगे तो हर एक स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए हर एग्जाम का क्वेश्चन डील करने का तरीका अलग होता है। तो सबसे पहला काम बोर्ड आइडेंटिफाई करना। अगर हम बोर्ड आइडेंटिफाई किए हैं तो पहला स्टेप हमने ले लिया, स्टेप फर्स्ट आइडेंटिफाइंग द बोर्ड। रिमेंबर दैट, सबसे पहले बोर्ड, अपने आप को मन बना लीजिए, हमको सिर्फ बेसिकली फोकस करना है। एक बार नौकरी लग जाए फिर जिसमें आप बदलना चाहो उसमें जा सकते हो, पर अभी हमको एक जॉब की जरूरत होती है। सबसे पहले आपका गोल होना चाहिए एक एग्जाम क्रैक करके अपने आप के कैरियर को स्टेबल करना। अगर बहुत सारे एग्जाम्स को फोकस करेंगे हमारा कैरियर स्टेबल नहीं होगा। एट द एंड होता है कि बहुत लोग ऐसे देखा हूं मैंने जिनका एज निकल जाती है करते करते, फिर बहुत तकलीफ आती है। इसलिए सबसे पहले आप एक एग्जाम को फोकस करिए। एक एग्जाम फोकस करने के मतलब एक बोर्ड को फोकस करिए, एक एग्जाम को फोकस करिए, इसके लिए डिटर्मिनेट हो जाइए।
डिटर्मिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, वॉर जीतने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिटर्मिनेशन, उसके लिए कर गुजरने की तमन्ना आपके अंदर अगर नहीं है तो आपको लानी पड़ेगी, अदरवाइज आप नहीं निकाल पाएंगे, तभी आप वॉर जीत पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला बोर्ड आइडेंटिफाई, पहला स्टेप। देन दूसरा स्टेप है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना। मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूं, एनालाइज करना। अगर आप एनालाइज नहीं करेंगे टेक्निक आप बाद में सफर करेंगे, आप फ्रस्ट्रेट हो, जो बार बार शिकायत आती है बच्चों में। एक तो आजकल बच्चों में कॉमन प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स में कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी हड़बड़ाते हैं, पेशेंस बिल्कुल नहीं है। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो दूसरा स्टेप होगा बोर्ड आइडेंटिफाई बाद की प्रीवियस ईयर जिस भी बोर्ड का आप एग्जाम दे रहे हैं, चाहे एसएससी आदि पे जो भी दे रहे हो, सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को आइडेंटिफाई करना, ढूंढना, रखना और एनालाइज करना। एनालिसिस सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, एनालाइज करना। अगर एनालाइज नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी आपको। एनालाइज करिए पहले, और उस एनालाइज में देखिए आप कहाँ एग्जिस्ट करते हो। हर सेक्शन, ये जो एरो बना इसका मतलब ही नहीं है कि एनालाइज करने का मतलब है आपको पहले सब्जेक्ट, एनालाइज में आपको सब्जेक्ट वाइज जाना पड़ेगा। ये एनालाइज आपको सब्जेक्ट वाइज जाइए। सब्जेक्ट वाइज जाने में आप जाएंगे कि भैया करेंट अफेयर में कैसे क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड में कैसे क्वेश्चन है, ठीक है, रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन है, इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन है, क्या इसमें कंप्यूटर आता है तो कितने क्वेश्चन। सबसे पहला बोर्ड आइडेंटिफाई, दूसरा है प्रीवियस एग्जाम्स को बैठ कर आराम से सोचिए, क्योंकि इतना हड़बड़ाइए मत। अभी बहुत अच्छा समय है आपको पिक करने का। कोई कंपटीशन एग्जाम अभी रिसेंट पे नहीं है, क्योंकि हड़बड़ी होती है, एग्जाम आगे भगवान उसके लिए हम आधा छोड़ के पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं यहीं पे गड़बड़ करते हैं, आधा काम छोड़ने की। सबसे पहले 100% एनालिसिस पे फोकस करिए। जब आप एनालाइज कर लो सब सब्जेक्ट का, अब सब सब्जेक्ट एनालाइज अगर हम बात करें, एनालिसिस में एक चीजें ध्यान रखें कि कितने क्वेश्चंस रेगुलरली पिछले कई साल से कौन से सेक्शंस को, क्योंकि जो एनालिसिस है उस पर सबसे इंपॉर्टेंट है एनालाइज करना क्या है। ये एनालाइज में करना क्या है, एनालाइज में करना वो है कि हमको सबसे पहले अपने युद्ध करने जा रहे हैं, वॉर की बात किया मैंने। अगर हम जा रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कौन से अपने तर्कस पे कौन सी तीर निकाले, क्या कि सटीक निशाना पड़े। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पिछले कुछ सालों में जो परफेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, जो रेगुलरली जिस पैटर्न के क्वेश्चंस हमेशा आए रेगुलरली, उनको पहले फोकस करें। लाइक मैं अगर एप्टीट्यूड की बात करूं, एप्टीट्यूड में अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखिए होंगे जैसे बैंकिंग आईबीपीएस की एग्जाम है, डीआई कंपलसरी आना, ठीक है, ये आता है 20 से 25 को 9 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एंड इंग्लिश में अगर हम बात करें तो 2 क्वेश्चन सेक्शन हमेशा, एक तो पैसेज जो कि 10 आते हैं, एक होता है क्लोज टेस्ट 2-10 आते हैं, ठीक है, एक होता है फिलअप आते हैं या करेक्शन आते हैं। ये अल्टीमेटली अगर हम 40-50 का, अगर 50 के मान लीजिए 40, यहाँ पे 40 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन हम गेन कर सकते हैं। यहाँ 20 से 25 प्लस आपका सिंप्लीफिकेशन 5 क्वेश्चन तो आता है, दैट मीन्स यहाँ भी हम 30, ठीक है। जीए के हम नहीं कह सकते, तो आपके परफेक्शन आपकी स्टडी पे बेस्ड है। रीजनिंग की बात अगर हम करें तो 2 से 3 पजल, अल्टीमेटली 20 से 25 क्वेश्चन आपके पजल में आते हैं। ये जो पजल्स हैं 20 से 25 सिलॉज आएंगे, नहीं आए तो मशीन इनपुट आएगा, दैट मीन्स। अब बात ये इनको मैं क्यों बोल रहा हूँ, इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको क्वेश्चन, इनके एनालिसिस में गौर करिए ये कितने साल से कंटिन्यू आए हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले हमको सेक्शन निकालने हैं। हम लोग नॉर्मली पढ़ जाते हैं, हमको मेरिट में आने की शंका होती है। और हम एक चीज और है बैंकिंग एग्जाम में खासकर उस एग्जाम में देखेंगे टाइम का बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइम, अगर हम टाइम नहीं, ऐसा हो गया हम पूरा मैथ्स बना दिए, पता चला एक सब्जेक्ट छूट जाता है, ऐसा नहीं, ठीक है। इसीलिए आपको, खैर अब तो जितने एग्जाम से आप देखे होंगे, आप में तो टाइम स्लॉटेड आता है कि एप्टीट्यूड के लिए इतना टाइम अलॉटेड है, इंग्लिश के लिए इतना टाइम, पहले ऐसे नहीं था। तो कई लोग यही गलती कर जाते थे, जिसको अच्छा लगता था बना रहे, तो ये आप गलती नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें भी एक है कि लोग कहते हैं कि जैसे 40 मिनट दिया हुआ था, पूरा 40 मिनट, अरे भाई पहले आप सेक्शन, आपको कट ऑफ निकालने के लिए टाइम पहले से अलग से निकाल लो, पता चला आप टाइम का, दैट मीन्स 30 मिनट आपने लिखा मुझे इतने समय में इतने क्वेश्चन बनाने हैं। आपके पास टाइम हमेशा बचा के रखिए। टाइम अगर नहीं बचाएंगे, सबसे बड़ी गलती यहीं पे है। क्यों, हम पूरा 40 मिनट लेते हैं, इतने मिनट, पता चला वो हम एप्टीट्यूड कट ऑफ ही नहीं निकाल पाए। इसलिए अपने आप हमेशा आप टाइम सिक्योर करें। 30 मिनट में आपके इतने क्वेश्चन बनने ही चाहिए, आपके डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। सभी सब्जेक्ट में ऐसा आपको करना पड़ेगा, टाइम बचा के रखना है। अरे टाइम बचे क्या, इसलिए हम कहते हैं प्लान ए। प्लान ए का मतलब होता है कि हमको उन क्वेश्चन को पहले बनाने हैं जिसमें हमको मास्टरी है। हम उन क्वेश्चन को कई बार देखे होंगे, आप खुद कई बार एग्जाम दिए होंगे या नहीं दिए होंगे, तो भी आप समझ जाइए क्योंकि आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है ये। हम सबसे पहले प्लान ए में काम करें। प्लान ए का मतलब होता है हमको उन क्वेश्चंस को बनाना है, उन क्वेश्चन में ज़्यादा प्रैक्टिस करना है इस एनालिसिस के बाद, कि जिसमें हम जो हमेशा रेगुलर बेसिस पे हैं और जिसको हमको पहले मास्टरी हासिल करना है।
मास्टरी हासिल का मतलब मुझे इतने DI बनाने हैं, इतने सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चन सॉल्व करने विद इन टाइम बने, सबसे इंपॉर्टेंट है विद इन टाइम, ठीक है। तो DI 20 से 25 है, हमको प्लान ए में रखने हैं, सिलॉज इसमें है, ठीक है, इसमें आपका पजल्स हैं, इसमें हमको मास्टरी हासिल करनी है। तो अगर हम प्लान ए मतलब आपको कैसे है 20 से 25 क्वेश्चन जो हमेशा आप पूछे रेगुलर हमेशा आए हैं, जिसके पैटर्न नहीं बदल, क्वेश्चंस वही रहते हैं, पैटर्न थोड़े से ऊपर नीचे होंगे लेकिन क्वेश्चंस वही होते हैं, इनमें फोकस करना है। इनमें हमको 20 से 25 क्वेश्चन हमेशा, दैट मीन्स प्लान ए में हमेशा रखिए कि हम कुछ भी क्वेश्चन पूछे इन सेक्शन से हमेशा बनने चाहिए। प्लान बी, क्योंकि बिना प्लान अगर आप एग्जाम में अपियर होंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। प्लान बी, जब इसमें मास्टरी हासिल हो जाए प्लान ए में, तब प्लान बी एग्जीक्यूट करेंगे। करते क्या है, तो आप गलती कर जाते हैं कि प्लान ए पूरा नहीं होता प्लान बी में। प्लान ए का मतलब है आपको सेक्शन कट ऑफ, सेक्शन कट ऑफ आपको क्वालिफाई करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है पहला पॉइंट। आप सेक्शन कट ऑफ के लिए आपको मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, अदरवाइज आप प्लान ए में काम नहीं किए हो। अगर आप कट ऑफ नहीं निकाल पा रहे हो, सेक्शन कट ऑफ बार बार रुक रहे हैं, दैट मीन्स आप यहां रुके हो, यहां आपने काम ही नहीं किया है, ये तो सबसे बड़ी गलती है। सबसे पहले प्लान ए काम करेंगे, इतने क्वेश्चन, ये तो मिनिमम बोला हूं मैं आपको, आप कट ऑफ देखेंगे 20-25 बहुत होते हैं, इसलिए आप प्लान ए में पहले काम करेंगे। सबसे पहले प्लान ए, जब तक ये सेक्शन आप टेस्ट देंगे, जब टेस्ट देंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि प्लान ए आप सक्सेस है कि नहीं है। आपको इन क्वेश्चन में मास्टरी हासिल करना, मैं वर्ड रिपीट कर दूं, मास्टरी। मास्टरी का मतलब होता है अगर ये क्वेश्चन पूछा है DI के, कुछ भी क्वेश्चन पूछा आपसे बनना चाहिए, सिलो पजल पूछा है, कुछ भी पूछा आपको, पैसेज पूछा है, क्लोज टेस्ट है, आपको बनने चाहिए, इतनी प्रैक्टिस। जीए में मैं बार बार बोल रहा हूँ, जीए और कंप्यूटर दो ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको मेमोराइज करने की क्षमता, आप कितनी चीज़ों को स्टडी करके रखें उस पर डिपेंड करेगा, और आपका नॉलेज कितना है उस पर डिपेंड करेगा। इस पर हम बात नहीं कर सकते, इसका पैटर्न आइडेंटिफाई, बहुत रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो प्लान ए का मतलब समझा दिया आपको, इसमें मास्टरी हासिल करनी है। प्लान बी, जब इन क्वेश्चन में हो जाए तब आप एनालिसिस में जो क्वेश्चंस आपने फिल्टर करके रखे हैं, जिससे कम क्वेश्चन लेकिन आते जरूर हैं, कम क्वेश्चन लेकिन आते जरूर हैं, वो प्लान है जो कि हमेशा 10 से 20 वेरी करेगा आपको एडिशनली, 10 से 20 वो होंगे। अब जैसे मैंने आपको अगर DI में हो सकता है इसमें क्वाड्रिक इक्वेशन दे दे, DI में सॉरी एप्टीट्यूड में क्वाड्रिक इक्वेशन दे दे आपको, या हो सकता है आपको उसमें सीरीज वाले क्वेश्चन दे दें, सीरीज हो सकता है रीजनिंग में पूछ दे, इसमें भी पूछ दे। तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनसे हमेशा 5-10 क्वेश्चन है जो एडिशनल। तो आपको जब प्लान ए सक्सेस हो जाए, आप कट ऑफ निकलने लग जाए, तब प्लान बी में काम करें, आप मास्टरी हासिल करें। देन आखिरी में आता है आपका सी। ये प्लान सी सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि इन दो सेक्शन में कई बार होता है ये जो है कम आ गया DI, तब क्या करें, इसलिए दो क्वेश्चन, सबसे पहले इसमें मास्टरी हासिल, देन इसमें मास्टरी। अब होता है कई बार ऐसा है कि मान लीजिए क्वेश्चन ही पूरा पैटर्न बदल गया, आप घबरा जाओगे। हर मौका, हर एक एग्जाम आपके लिए मौके, अपॉर्चुनिटी लेके आता है जिसको हम मिस कर जाते हैं, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करना है। प्लान सी सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन। अब हमको उन क्वेश्चन में मास्टरी हासिल करना शुरू करना है जो इन दोनों में नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनसे कभी कभार हो जाता है कि हम नहीं बनता है, तब हमको यहाँ पे आना पड़ेगा। हम अपना एग्जाम नहीं छोड़ सकते। सबसे पहले आपका माइंड होना चाहिए, ये एग्जाम मेरा है, मैं ही निकालूंगा, ये आपके अंदर होना चाहिए। तो प्लान सी में ये आपको 10 से 15 क्वेश्चन होंगे जो वेरी करवाएगा। अल्टीमेटली जब ये दोनों आपका कट ऑफ निकालेगा सेक्शन का, और ये आपको ध्यान रखें, जब सेक्शन कट ऑफ इंपॉर्टेंट नहीं है, ओवरऑल ये जो है ओवरऑल कट ऑफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ओवरऑल कट ऑफ नहीं आएंगे, मेरिट में नहीं आओगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि क्लर्क में देखिए, ABPS क्लर्क में देखेंगे आप, तो आपको इंटरव्यू नहीं देने होते हैं, इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए पहले प्लान ए काम करेंगे, फिर प्लान बी, प्लान सी सबसे आखिरी में, सबसे में मास्टरी हासिल, तब इसमें मास्टरी हासिल। आप जंप मत करिए, यही में रेगुलर प्रैक्टिस करिए भी, इसमें खासकर भी, क्योंकि कट ऑफ निकालना पहले प्रैक्टिस करिए, तब हम सेक्शन कट ऑफ की बात करेंगे जो आपको ओवरऑल कट ऑफ निकालेगा और आप सेलेक्ट हो जाओगे। और भी बातें हैं इनमें, लेकिन मेरा जो सब्जेक्ट है आपका बेसिक था, इंट्रोडक्शन पार्ट है, आपको समझाने हैं कि कैसे तैयारी करना है। तो बोर्ड आइडेंटिफाई करें सबसे पहले, अपने आप को डिटर्मिनेट कर ले मुझे एग्जाम क्या देना है। एग्जाम देने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसका निकालें, निकालने के बाद उसको एनालिसिस करें, सॉल्व नहीं करें, सॉल्यूशन नहीं देखें, क्योंकि आप सिर्फ परेशान हो गए। एनालाइज करके क्वेश्चन फिल्टर करें, कौन कौन से सेक्शन मुझे बहुत मेहनत की जरूरत है, जिसे मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। इनके बिना याद रखिए, मैथ्स एप्टीट्यूड में DI के बिना आप अगर IBPS एग्जाम में DI नहीं के बिना एप्टीट्यूड नहीं निकलेगा। इंग्लिश में पैसेज और क्लोज टेस्ट के बिना बिल्कुल नहीं निकलेगा। इसमें पजल अगर आप सॉल्व नहीं करोगे, क्योंकि हर एग्जाम में इनमें आने
इसको निकालना जरूरी है। ठीक है, तो हम बात करते हैं बोर्ड एनालिसिस। एनालिसिस के बाद जब आप ये काम करना शुरू करो, एनालाइज हो जाए, तो ये आपका प्लान ए प्लान बी काम शुरू होगा। प्लान ए पूरा करेंगे आप, तब आपको पता चलेगा एनालिसिस आपका सही डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि कट ऑफ निकलने लग जाएगा प्लान ए में, समझ जाओ सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अपने स्कोर बढ़ाना है आपको, क्योंकि यहाँ 15-20 शुरुआत में 20 से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट होनी चाहिए हर सेक्शन, देन ये बढ़ना चाहिए। अगर 25 रेंज में है दैट मीन्स देख लीजिए 35 के आसपास प्लान बी में आनी ही चाहिए, देन आपका 40 अराउंड 35 अराउंड आपका यहाँ पे आना चाहिए, तब आप सक्सेस में हो सही डायमेंशन में। दैट मीन्स आपका जो एवरेज स्कोर है यहाँ पे, अगर हम बात करें, आप खुद अपने 5-6 टेस्ट में देखिए कि आपका एवरेज स्कोर यहाँ पे 25 आ रहा कि नहीं आ रहा है, या 25 से बढ़ के ये 30 गए नहीं, ये 30 से 35 हुआ कि नहीं। अगर यहाँ नहीं पहुँच रहे तो गड़बड़ है हर सेक्शन में, तब आपका कट ऑफ निकलेगा। प्री है तो प्री के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे, क्योंकि प्री में नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी करता है, अलग अलग एग्जाम का अलग अलग। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जाम एनालिसिस है जो आपको करना चाहिए, क्योंकि आपका बेस पहले इंपॉर्टेंट होता है। आपका बेस सीधा पढ़ने लग जाओ, होता यही है, हम सीधा पढ़ने लग जाते हैं। देखिए स्कूल में आप 10वीं 9th 10th पे पढ़े होगे, बुक दे दिया जाता है, पढ़ना शुरू कर दो, एग्जाम बहुत बुरी हालत होती है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके बोर्ड आप आइडेंटिफाई करते हो, फिर प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में देखो, प्रीवियस ईयर पेपर लाते हो, फिर उसके एनालिसिस करते हो। प्रीवियस ईयर देखोगे अनसॉल्व पेपर आप परचेज किए, फिर आप एनालिसिस करके बढ़ते हो कि हाँ इस सेक्शन से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, फिर उस चैप्टर के अकॉर्डिंग आप उतनी तैयारी करते हो। सेम यहाँ भी वही है, ये भी एक बोर्ड है, बोर्ड एग्जाम की तरह तैयारी करिए। तो हम ये तो आपका पहला आपको डील करना है कैसे एग्जाम को प्रिपरेशन को, उसको लेके हमारा बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, मेरा जो टॉपिक है वो आपको इकोनॉमी की बात है। और इकोनॉमी पे चर्चा हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, इकोनॉमी एक ऐसा सेक्शन है जिसे हमेशा पूछा गया और पूछा जाता रहेगा। तो इकोनॉमी की बात करते हैं। ठीक है, इकोनॉमी के एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, जिनके थ्रू बहुत सारी हर देश का गवर्नमेंट चलता है। अगर आप एनालाइज करें तो क्या क्या एलिमेंट निकल के आता है। सबसे पहले अगर इकोनॉमी की बात करें तो एक मार्केट को समझना पड़ेगा, बाजार क्या है, क्योंकि बिना मार्केट के समझे इकोनॉमी क्या, अर्थव्यवस्था हम बोलते काफ़ी नहीं होती है, तो हमको मार्केट समझना पड़ेगा। सिर्फ मार्केट बस से नहीं होता है बोल दें, हर एक मार्केट को चलाने के लिए बहुत सारी संस्थाएं होती है। एक मार्केट को, बहुत सारे मार्केट को एक संस्था नहीं चला सकती, हर मार्केट के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसके लिए नियम अलग हैं, उसके लेन देन के तरीके अलग हैं। तो मार्केट इकोनॉमी को समझना है, सबसे पहले मार्केट को समझना पड़ेगा। मार्केट को समझना है, इनको चलाने वाले को समझना पड़ेगा, तो वो चलाता कैसे है। अगर हम ये समझे चलाता कैसे, हमको समझ आएगा मार्केट ऐसा होता है, उससे इकोनॉमी ऐसा ग्रो करती है। सिंपल सा है, आपको कोई परचेस करने के लिए कोई सामान भेजता है घर पे, 100 रुपये का लाते हो, 5 रुपये आप एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस में, दैट इज यही एक्टिविटी है कि कहीं ना कहीं आपको एक काम मिला, वो काम का आपको 5 रुपये मिला, तो ये जो एक्टिविटी होती है फिर उसमें वो प्रोडक्ट होती है उसमें ऐड हो जाती है। तो सेम चीज़ है मार्केट की। अगर बात करते हैं रेगुलेटर्स की, सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट को चलाने वाले। ये बहुत आगे की टॉपिक है, पर इनिशियल में इनको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर ही हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मार्केट की बात करते हैं, बहुत सारे रेगुलेटर्स आएंगे। जैसे बैंकिंग सेक्टर, वो भी एक अलग तरह की मार्केट बोलूँगा। बैंकिंग सेक्टर के लिए जो मार्केट है, जिसको हम लोग कहते हैं मनी मार्केट। ठीक है, हम जब शेयर वेयर परचेस करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कैपिटल मार्केट। ठीक है, जहाँ शेयर वेयर हम लोग परचेस करते हैं। ठीक है, एक होता है आपका इंश्योरेंस, एक सेक्टर है, एक तरह का बाजार है, मार्केट है। ठीक है, आपका एक है पेंशन, एक है आपका प्रोविडेंट फंड। ठीक है, एक है आपका टेलीकॉम। ठीक है, और भी रेगुलेटर बात करते हैं। रेगुलेटर्स की अगर मार्केट में बात करें तो इंपॉर्टेंट चीज़ एक होती है कि इसमें जो लेन देन हो रहा है वो सही है कि नहीं है, फेयर ट्रेड। ये जो इन सबके अलग अलग रेगुलेटर्स हैं, इन सबको आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, पढ़ा होगा, इनसे क्वेश्चंस फील किए होंगे। लाइक कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, इंश्योरेंस सेक्टर को कौन, ना पेंशन सेक्टर को कौन, ठीक है, प्रोविडेंट फंड को कौन, टेलीकॉम सेक्टर को कौन, फेयर ट्रेड को कौन देखता है कि कोई अनफेयर ट्रेड तो नहीं हो रहा है, व्यापार तो नहीं हो रहा है। तो जैसे बैंकिंग सेक्टर है, मनी मार्केट है, इसको RBI वेल नो, सब लोग जानते हैं। ठीक है, कैपिटल मार्केट को SEBI। ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर को IRDAI। ठीक है, पेंशन सेक्टर है PFRDA। ठीक है, ये आपका प्रोविडेंट फंड है EPFO।
टेलीकॉम है ट्राई, फेयर मार्केट रेगुलेटर कह लें या फेयर ट्रेड जो देखता है रेगुलेटर होता है वो CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सब कहीं ना कहीं रेगुलेटर है। बात है इन सब रेगुलेटर्स में हमको इकोनॉमी में क्या पढ़ने हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं इनके बारे में जाना है, इनसे क्या डेफिनेशन हो सकता है, इनमें से ये आपको फाइंड आउट वन उठा कर दे, इनमें अंतर क्या है, ये सब तो रेगुलेटर है, देखिए ट्राई, CCI ये सब, तो इनमें कहीं ना कहीं रेगुलेटर्स की बात करते हैं, एक वर्ड यूज होता है, अराउंड करो उसको ध्यान रखेंगे, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर, बट दिस आर नॉट फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर। अब समझना पड़ेगा ये फाइनेंशियल मार्केट दैट मीन्स कहीं ना कहीं एक कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट कैसा है, ये जो इंस्टीट्यूट है कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। तो हम इसके डीप में जाने से अच्छा पहले हम बेसिक चीज़ों पे चले, इसमें डीप में जाने से अच्छा है कि इनके, क्योंकि इनके अगर हम डीप में जाएंगे तो इनके बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, हमको समझ में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएगी, इसलिए एक एक करके चलेंगे। तो हम बात करते हैं इनमें, इन दोनों में अंतर क्या है। मैंने कहा ये फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर्स हैं। अब फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इनसे कैसे डिफर है, सिंपल से इसी पे दिखा दें आपको कि इसका डिफरेंस जब उसको समझ आएगा। अगर हम बात करें, क्या ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, क्या ये मार्केट से कहीं कहीं पैसा पब्लिक से किसी टर्म में लेता है, किसी भी टर्म में, लाइक RBI डिपॉजिट के टर्म में लेता है या लेवाता है, सेबी शेयर बॉन्ड डिबेंचर के टर्म में लेता है या लेवाता है, ठीक है, IRDA इंश्योरेंस सेक्टर को, इंश्योरेंस के टर्म में आप पैसा मार्केट से पब्लिक से लेता है, ये पेंशन के टर्म में लेता है, ये प्रोविडेंट फंड के टर्म, कहीं ना कहीं मार्केट के टर्म में लेता है, और उसी पैसे को जैसे हम बात करते हैं RBI से लिया या बैंक के थ्रू लेवाता है, फिर उसको लोन के टर्म में मिलता है, शेयर बॉन्ड डिबेंचर लोग वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी जैसे प्रॉफिट होती है लॉस होती है उसके ब्याज में फिर उनको वापस मिलता है, इंश्योरेंस के टर्म में देखिए क्लेम के टर्म में उनको वापस मिलता है। पर क्या ये मार्केट से कहीं लेता है? अब चार्ज करते हैं मोबाइल, आप बोलोगे सर मोबाइल रिचार्ज करते हैं उसमें लेता है, क्या आपको मिलता है वापस? नहीं, इसमें मिलता है, बिल्कुल डेफिनेटली। दैट मीन्स वो इंस्टीट्यूट फाइनेंशियल मार्केट या फाइनेंशियल का डेफिनेशन क्या बोला, वो इंस्टीट्यूट जो मार्केट से पैसा लेता है, पैसा वापस किसी न किसी टर्म में लाता है। कैसे लाता है वो डिपेंड करता है, जैसे RBI आपको RBI लेता है डिपॉजिट के टर्म में, लेता है लोन के टर्म में, से भी शेयर बॉन्ड डिवेंचर के टर्म में, फिर कंपनी का अल्टीमेट डिविडेंड या आना उसमें जो इंटरेस्ट होती है वो ठीक है उसमें डिविडेंड के टर्म में मिलता है। तो ऐसी संस्थाएं जो मार्केट से पैसा लेती हो मार्केट में वापस देती हो वो कहलाता है आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। बात यह लेती देती को कैसे डिफाइन करें, इस लेती देती को कहते क्या है? सिंपल सा है, आपने बैंक में दिया 100 रुपये, आपको 4% मिला, ठीक है, 4% ब्याज के, इसी 100 रुपये को उसने इसी 100 रुपये को मार्केट में दिया 8% से, तो अल्टीमेटली अगर ओवरऑल बात करो तो इसमें 104 हिसाब बना, इसमें आपका 108 इन दोनों में डिफरेंस आया 4 रुपए का। ये 4 रुपए हुआ क्या, अल्टीमेटली हुआ क्या, यहाँ पे आपके जो पैसे हैं उनसे क्या बना, फिर से अगेन पैसा। तो ये पैसे से पैसा बनना हम ऐसे तो नहीं कह सकते, इसके लिए एक वर्ड होता है कि मार्केट से ले देने के जो एक्सचेंज जो होती है उस बीच में होती है, कहीं ना कहीं मनी फॉर्मेट हुई, इसलिए इसको मनी तो नहीं कहते, इसको बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन, तो वो संस्थाएं जो ऐसा काम करती है वो कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जो कैपिटल फॉर्मेशन की एक्टिविटी में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, इनसे कई बार क्वेश्चन आए हैं, आपने कई बार फेस किया होगा कि शेयर मार्केट वेंचर इनको रेगुलेट कौन करता है या कैपिटल मार्केट को, ठीक है। फाइनेंशियल इसको डेफिनेशन, क्योंकि इस डेफिनेशन से बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं, इसमें डिफाइंड आउट होने या उस तरह के क्वेश्चन निकल सकते हैं, ठीक है। तो इसके छोटा सा टॉपिक है इसमें, तो एक डेफिनेशन हमने मिला कि भाई कैपिटल फॉर्मेशन होती क्या चीज़ है, तो मार्केट से जो पैसा लेना मार्केट में वापस लगाना जिससे पैसे से पैसा बना उसको हम कैपिटल फॉर्मेशन, और वो संस्थाएं जो कैपिटल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है उसे हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट टर्म, ये जो मार्केट है हम अपने इसको हम आगे जाने से पहले हमने जो डेली लाइफ है उसमें देखते हैं एक चीज़ है, कई बार देखते हैं बहुत सारी संस्थाएं, जैसे हम क्योंकि हम बेसिकली इकोनॉमी पढ़ रहे थे, इकोनॉमी का सबसे बड़ा एलिमेंट है, कुछ भी होता है। अभी लॉकडाउन था, देख लीजिए भारत सरकार ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज लाया है, उस पैकेज में बात करें सबसे ज़्यादा नाम आया है जिसके थ्रू करना है बैंक।
डिमोनेटाइजेशन हुआ, सबसे ज्यादा नाम किसका है, कौन किया, बैंक। अभी बैंक गवर्नमेंट ने जो भी कैपिटल या पैकेज जो बात किया किसके थ्रू जाएगा, बैंक। आपको कोई भी चीज लेन देन करनी है, किसी को पैसा भेजना है, किसी से लेना है, बैंक। अल्टीमेटली इकोनॉमी का सबसे एलिमेंट पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका बैंक। इस बैंक के दैट मीन्स इसीलिए किसी भी एग्जाम अगर हम तैयारी करते हैं तो बैंक के स्ट्रक्चर और खासकर इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर से हमेशा क्वेश्चन आए हैं, रीजन है इनको समझ। ठीक है, अब बात करते हैं इसको बैंक को। तो बैंक के अंदर जाने से पहले इनके डेफिनेशन पे चले, पहले बैंक क्या है, सिंपल से डेफिनेशन से बैंक क्या है, हर बार बैंक क्या होता है। बैंक सिंपल सा है, अभी भी चर्चा हुई थी, पैसा लिया दिया क्या, बिल्कुल हाँ। कैसा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। एक तो तय हो गया कैसा है ये, क्योंकि अभी बात की थोड़ी देर पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की, उसकी डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ले रहा है दे रहा है, अगर नहीं तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट नहीं है और डेफिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो बैंक जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट क्यों हुआ, क्योंकि वो मार्केट से लेता है डिपॉजिट में, लोन के टर्म में देता है पैसा पता है, फाइनेंशियल कैसा, लीगल इलीगल, लीगल। तो बैंक एक लीगल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, लेकिन करता क्या है, डेफिनेशन इसी में जोड़ दीजिए, क्वेश्चन मार्क क्या करता है उसको जोड़ दीजिए, डेफिनेशन आ जाएगा। तो बैंक लीगल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो डिपॉजिट के टर्म में मार्केट से लेता है, लोन के टर्म में देता है बैंक। अब इस लेन देन की बात करते हैं, ये तो हो गया बैंक का सिंपल सा डेफिनेशन। बैंक करता क्या है, प्राइम काम क्या है, दो ही प्राइम काम है इस डेफिनेशन में, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन देना, ये इसका प्राइम काम है। बहुत बारीकी से समझिएगा, इनसे बहुत क्वेश्चन निकलेगा। ठीक है, तो क्यों इसको हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम दैनिक जीवन में इकोनॉमी के संबंध में हम जिसको फेस करते हैं वहां से हम दैनिक जीवन में क्या यूज करते हैं, इकोनॉमी का पार्ट बैंक। ठीक है, तो डिपॉजिट की बात करें, लोन की, दो प्राइम काम है। इसके साथ साथ कुछ करता है क्या, कुछ करता है मतलब सिंपल सा है कि अपना ये जो प्रोडक्ट होता है, इन दोनों को छोड़ के कई बार होता है कुछ संस्थाएं, जैसे आप डेली इकोनॉमी में बात करते हैं, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आती है कि आप अगर डर्मिकुल पाउडर लेते हैं, ठीक है, तो ठंड गर्मी दिन में डर्मिकुल पाउडर के साथ बोलता है कि इस प्रोडक्ट के साथ सैंथॉल साबुन फ्री। मतलब हुआ क्या, ये कंपनी का प्राइम प्रोडक्ट ये आपका डर्मिकुल पाउडर है, सेल किया उसने सैंथॉल साबुन, सो आपको फ्री में दिया। सिमिलरली मेरा क्वेश्चन है कि बैंक का प्राइम काम तो ये दो है, क्या अपने प्राइम प्रोडक्ट के साथ कोई दूसरी चीज देता है। आप अकाउंट खुलवाए हो तो आपको क्या दिया प्राइम प्रोडक्ट, ये तो प्राइम, उसका तो अकाउंट ओपनिंग या डिपॉजिट लेने तो उसका बेसिक एक्टिविटी। अपार्ट फ्रॉम जब हमने अकाउंट खोला तो अपना कोई प्रोडक्ट सेल किया क्या, आपको प्रोडक्ट दिया क्या जिसके थ्रू उसको अर्निंग होती होगी 2-4 रुपए। तो ये प्राइम प्रोडक्ट के साथ कोई प्रोडक्ट सेल किया, एक बात। दूसरी बात, अच्छा प्रोडक्ट सेल किया दैट मीन्स आपको उसके साथ चार्ज दे दिया, उसके साथ आपको फ्री दिया, उसके साथ वो फ्री थी। सेम चीज यहाँ पे है, कोई भी इकोनॉमी में, दैट मीन्स मैं सिर्फ बैंक की बात नहीं करूँ, ये ओवरऑल इकोनॉमी की बात चल रही है। इकोनॉमी में कोई भी बेसिक प्रोडक्ट के साथ दूसरा चीज, लाइन बहुत ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, फ्री में देना, पहला पार्ट, ये कहलाता क्या है। कोई भी, नॉट ओनली बैंक, कैसे बोल रहा हूँ, नॉट ओनली बैंक, इकोनॉमी में कोई भी चीज अपने बेसिक प्रोडक्ट का कोई चीज फ्री में देना, उसे कहते क्या है। दूसरा, बैंक इन दोनों को छोड़ के क्या अपने जो प्राइम प्रोडक्ट उनको छोड़ के कोई दूसरा प्रोडक्ट सेल करता है क्या, अदर प्रोडक्ट जो उनका नहीं है, जो उनका नहीं है। जैसे सैंथॉल साबुन की बात करते हैं, दूसरा बिल्कुल अलग डिफरेंट प्रोडक्ट है तो फ्री में दिया, लेकिन वो होता क्या है कि जैसे किसी ने फ्रेंचाइजी लिया हीरो होंडा का या हीरो का लिया फ्रेंचाइजी उसने, लेकिन करता क्या है, वो बजाज का भी गाड़ी में सेल करता है। ठीक है, या हो सकता है वो पाले जी का ही बिस्किट का डीलर है, लेकिन वो सेल करता है सनफीस बिस्किट का भी। हुआ क्या, अपने प्रोडक्ट के साथ साथ वो दूसरा प्रोडक्ट भी, ठीक है सेम टाइप का होगा या उससे से रिलेटेड होगा फाइन से, लेकिन सेल किया उसने। तो बैंक भी ऐसे काम करता है, अपने बेसिक प्रोडक्ट ये दो है उनको छोड़ के अदर प्रोडक्ट भी सेल करता है। तो ये अदर प्रोडक्ट जो सेल करता है, एक रूफ के अंदर अपने प्रोडक्ट के साथ साथ दूसरा प्रोडक्ट बेचना, इकोनॉमी में देख लीजिए ये होता है। तो दो चीज है कि कोई भी बेसिक प्रोडक्ट, कोई भी बेसिक जो प्रोडक्ट है उसके साथ, पहला पॉइंट कोई चीज फ्री में देना, दूसरा पॉइंट सेल करना, इसे कहते क्या है। तब आपको क्वेश्चन बनता है बैंक का ये पर्टिकुलर जो वर्ड आएगा वो इनमें से कौन सा है या नहीं है। तो हम बहुत बेसिक से शुरू कर रहे हैं, ये आपका बेसिक है जो आप लोग भी यूज करते हो, आप लोग भी लिए हो, ठीक है, आप लोग देखे भी हो। बैंक अपने आपको अकाउंट खोलने के साथ जो कुछ चीजें फ्री में दिया, या बैंक में जाते हो तो आप ये ले लो वो ले लो इसके साथ साथ, तो आप तो बैंक का कोई भी हो, इकोनॉमी में कोई भी अपनी बेसिक प्रोडक्ट के साथ कोई चीज दूसरी चीज फ्री में देता है उसे क्या कहते हैं, और अपने प्रोडक्ट के साथ दूसरी चीज सेल करता है उसे क्या कहते हैं। तो जो फ्री में देता है उसको कहते हैं वैल्यू एडेड सर्विस।
तो ध्यान से सुनेंगे, वैल्यू एडेड सर्विस। अब है क्या, आपने अकाउंट खुलवाया, पासबुक इशू, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, उसके लिए चार्ज थोड़ी लिया आपने, अपने इस प्रोडक्ट के साथ आपको मिला फ्री में, ठीक है। एटीएम लिए, चेकबुक लिए, तो उसके साथ कोई भी चीज़ फ्री में मिलना वो कहलाता है वैल्यू एडेड सर्विस। दैट मीन संथाल साबुन के साथ जो आपको, डर्माकोल के साथ आपको फ्री में जो संथाल साबुन मिला वो क्या है, वैल्यू एडेड। फोन करते हैं आप, मोबाइल रिचार्ज करते हैं आप, इतना रिचार्ज करें आपको ये फ्री में इतने दिन का मिलेगा, वो भी क्या है, एक तरह का वैल्यू एडेड सर्विस है। आप डीटीएच रिचार्ज करें, मोबाइल रिचार्ज करें, आपको बोलते हैं इतना रिचार्ज करोगे तो आपको अमेजॉन इतने दिन के लिए फ्री। तो ये जो होती है किसी प्रोडक्ट के साथ आपने प्रोडक्ट कोई चीज़ फ्री में देना, वैल्यू एडेड सर्विस। उस सबके साथ जैसे एयरटेल की रिचार्ज करते हैं इतने रुपए का तो आपको एचडीएफसी का इंश्योरेंस मिलेगा क्या, तो ये जो इंश्योरेंस मिलेगा मतलब क्या हुआ, उसने क्या किया, अपने प्रोडक्ट के साथ उसको कुछ ना कुछ प्राइस जुड़ा होगा, तो वो जो सेल किया उसने अपने प्रोडक्ट के साथ दूसरी चीज सेल किया, इसको कहते हैं क्रॉस सेलिंग। तो दो कॉन्सेप्ट ऐसे जिनसे शुरुआत होती है, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है अपने दैनिक जीवन में। क्या यूज किया, वैल्यू एडेड। अगर हम इससे आगे बढ़े हम पाते हैं कि हमने दैनिक जीवन में यूज किया है वैल्यू एडेड सर्विस बैंक का एटीएम, जिसको एक और बैंक अपने भी हाथ में कहता है, इसका प्रोडक्ट है एटीएम है, तो वो कहता है ये है अल्टरनेटिव डिलीवरी चैनल। बैंक क्या वर्ड यूज करता है इसके लिए, अल्टरनेटिव डिलीवरी चैनल, मतलब बैंक ब्रांच ना आके कोई दूसरे तरीके से वो हमारी सर्विस ले सके, अल्टरनेटिव डिलीवरी चैनल। मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग सब क्या है, अल्टरनेटिव डिलीवरी चैनल का पार्ट है, जो कि बैंक का क्या है, वैल्यू एडेड सर्विस है। उसका दैनिक जीवन में कौन सा उपयोग करते हैं आप, एटीएम, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, इसके एमसीक्यू बाद में डील करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपका वैल्यू एडेड सर्विस। जो सेल करते हैं उसको कहते हैं क्रॉस सेलिंग। ये जो क्रॉस सेलिंग है वो बैंक का है क्या, कौन कौन सा ऐसा प्रोडक्ट जो क्रॉस सेल करता है, तो ध्यान आया होगा, ये तो बैंक में कई बार होता है कि किसी कंपनी का इंश्योरेंस सेल करता है, कई बार होता है वो पेंशन सेल करता है। पेंशन याद होगा, अटल पेंशन योजना उनमें से एक है, एपीवाई जो भारत सरकार ने चालू किया था, अटल पेंशन योजना, तो ये एक इंश्योरेंस सेल। इससे कई बार क्वेश्चन आया है कि बैंक जो इंश्योरेंस सेल करता है वो बैंक के लिए क्या है, क्रॉस सेलिंग, या इकोनॉमी में कहलाता है क्या है, क्रॉस। बैंक का क्रॉस सेलिंग जो होती है इंश्योरेंस, उसमें से कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन दे देगा आपको, बैंक का बैंक इंश्योरेंस, दूसरा बैंक इंश्योरेंस, तीसरा बैंक एश्योरेंस, चौथा बैंक एश्योरेंस, पांचवा नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, बैंक का जो क्रॉस सेलिंग है इनमें से कौन सा है या नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रॉस सेलिंग ऑफ बैंक। दैट इज बैंक जो इंश्योरेंस बैंक तो कहलाता है क्या, बैंक इंश्योरेंस, बैंक एश्योरेंस, बैंक इंश्योरेंस। दैट इज द करेक्ट इज बैंक एश्योरेंस। तो ये छोटी छोटी बातें जिनसे क्वेश्चन, तो बैंक फाइनेंशियल का डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, जिसके थ्रू आप ऐसा डील कर पाएंगे। बैंक का प्राइम काम क्या है, बैंक का डेफिनेशन प्राइम काम बताता है डिपॉजिट लेना, लोन देना। इसके साथ कोई चीज फ्री मिली है तो उसे कहे क्या, वैल्यू एडेड सर्विस। वैल्यू एडेड सर्विस दैनिक जीवन में कौन सा उपयोग करते हैं, एटीएम, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, जिसके एमसीक्यू हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके साथ साथ और दूसरा प्रोडक्ट मिलता है, उसे कहते हैं क्या है, क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग को लेकर कई बार क्वेश्चन है, ध्यान रही है, वैल्यू एडेड सर्विस, क्रॉस सेलिंग, ये सिर्फ बैंक का डेफिनेशन नहीं है, जितने इकोनॉमिक एलिमेंट है सबका है, ठीक है। तो आज जो इनकी सारी चर्चा हुई वो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर चर्चा हुई, इसके आगे की क्लास में हम और चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आपको बताया कि हम तैयारी कहाँ से शुरू करें। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको बोर्ड एग्जाम, जो भी आपका बोर्ड है उसको आइडेंटिफाई करें, उसके पेपर को एनालाइज करें, 4-5 साल का क्या पैटर्न चेंज हुआ है, कौन से सेक्शन ज़्यादा पूछे गए हैं, उस पर हमको प्लानिंग में काम करना है, मास्टरी हासिल करनी है। उसके बाद हमने देखा कि थोड़े थोड़े डेफिनेशन पे चले, ठीक है। तो आज इतना ही, हम अगले क्लास में जब आपसे मुलाकात करेंगे तो और अच्छे क्लासेस जिसके अंदर हम पढ़ेंगे जैसे वैल्यू एडेड सर्विसेज क्या क्या, उनसे क्या क्वेश्चंस हैं। फिर हम दैनिक जीवन में वो भी हम जो पॉकेट है, इसलिए हम शुरू किए एटीएम को लेकर खासकर डिफरेंस करूँगा, क्योंकि हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, उनको समझ लें इकोनॉमी में, फिर हम आगे बढ़े। एटीएम के क्वेश्चंस बहुत सारे निकलते हैं। एटीएम का फुल फॉर्म हो गया, कौन जा इशू करता है, ठीक है। एटीएम में जो ट्रांजेक्शन के लिए जो डिजिट डालते हैं उसे क्या, जो आज हम कार्ड स्वैप करते हैं उस मशीन को, बहुत वैरायटी क्वेश्चन। फिर हम देखते हैं बैंक में एक और चीज़ जो हमारे पॉकेट में होता है, पेन से बहुत वैरायटी के क्वेश्चन निकलते हैं। पेन क्यों बना, जरूरत पड़ी, क्या जरूरत है, वो कौन से किसको डील करता है। आधार कार्ड को आप देखेंगे, हर चीज़ बैंकिंग या इकोनॉमी में कोई भी फैसिलिटी चाहिए, सरकार की कोई भी बेनिफिट चाहिए तो आधार कार्ड से बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे। कौन जारी करता है, कब बना, क्या किसको किसको जारी किया जा सकता है, तो ये बहुत वैरायटी क्वेश्चन निकलेंगे। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही, ठीक है। आगे हम इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।